नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ख्वाजा हुसैन, व्याख्याता संस्कृत, आपके लिए लेकर आया हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम, साथ ही कक्षा 10, 11, 12 और छोटी कक्षाओं के लिए भी काम में आने योग्य संस्कृत व्याकरण, विशेष रूप से रीड के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से मैंने तैयार किया है। मैं आपका सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और सभी को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी आपको आपके सहयोग से मैं देता रहूँगा। समय समय पर इस पर अपडेशन होता रहेगा। अभी हम संस्कृत व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समास की श्रृंखला में चलते हुए हम आज प्रादि तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रादि तत्पुरुष समास जो है ये एक तत्पुरुष का ही भेद है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रादि। प्रादि जो शब्द है इसका हम संधि विच्छेद करते हैं प्रयधन आदि। प्रयधन आदि यानी कहने का आशय यह है कि ये जो प्रय है, एक शब्द और आता है प्रादयः। प्रादयः प्रय आदि में है, जिसके अर्थात जो उपसर्ग होता है प्रय, प्रय उपसर्ग को आदि को लेकर कह देते हैं कि प्रय और आदि उपसर्ग। जैसा कि आपको विदित है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति संस्कृते। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो उन उपसर्गों को प्रादय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादय। यहाँ प्रय आदि अर्थात जो उपसर्ग हैं उनको प्रादि नाम दिया गया, प्रादय कहते हैं। तो 22 उपसर्गों में से कुछ उपसर्गों के विशेष अपने नियम होते हैं। जैसे हमने अविभाव समास में पढ़ा था कि पहला पद उपसर्ग हो, दूसरा पद अपने संज्ञा हो, तो वहाँ पर हम अविभाव समास करते हैं। पहला पद वहाँ पर ये था कि पहला पद अपने उपसर्ग या अव्यय होना चाहिए। तो हम जैसे ही हमारे सामने उपसर्ग युक्त पद आता है तो हम जो है वहाँ पर अविभाव समास कर देते हैं। और पहला पद जहाँ पर संख्या आता है तो हम उसको द्विगु समास कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि केवल संख्या आ गई तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ जहाँ पर उपसर्ग आ गया वहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा, ऐसा हर जगह संभव नहीं है। हाँ, अधिकांशतः संभव है, लेकिन नियम और उपनियम सभी जगह होते हैं। अपने संस्कृत में भी खूब सारे नियम और उपनियम हैं, क्योंकि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी रची, उन्होंने लगभग 4000 सूत्र लिखे। उनके बाद जो कात्यायन जी आए, उन्होंने भी वार्तिकों के माध्यम से उनके जो पाणिनि जी के सूत्र थे उनको और ज़्यादा उनकी अच्छी व्याख्या करने के लिए, उनमें जो न्यूनताएं रह गई थी उन न्यूनताओं को दूर करने के लिए वार्तिक रचे गए। तो इस प्रकार से वो वार्तिक हम कह सकते हैं कि जो न्यूनताएं वहाँ थी उनको उन्होंने पूर्ण कर दिया। तो यहाँ पर नियम उपनियम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले आया था कि जहाँ हमने अविभाव समास में, मेरे पूर्व की वीडियो में आप देख सकते हैं, अविभाव समास के बारे में यही था कि पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है तो वहाँ अविभाव समास होता है। लेकिन यहाँ उपसर्ग भी होता है, लेकिन वहाँ अविभाव समास नहीं होकर के प्रादि तत्पुरुष समास होता है। प्रादि जो तत्पुरुष है वो भी, प्रादि जो समास है, तत्पुरुष नाम ही इसके पीछे प्रादि जुड़ता है, तत्पुरुष जुड़ता है, तो ये तत्पुरुष का ही एक भेद है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर प्रय उपसर्ग है। पहला ले लेते हैं हम, प्रय उपसर्ग है। इनके जो उदाहरण हैं वो निश्चित उदाहरण हैं। प्रय उपसर्ग युक्त हो। प्रय उपसर्ग युक्त आता है किस अर्थ में आता है? प्रय उपसर्ग आता है घते अर्थ में। किस अर्थ में आता है? घते अर्थ में आता है। तो
जहां पर प्रय उपसर्ग हो, और दूसरा पद जो है संज्ञा हो सकता है। तो जहां संज्ञा होगा, पहला पद प्रय उपसर्ग है, सामासिक पद में प्रय उपसर्ग आएगा, उसके बाद दूसरा पद है कोई संज्ञावाची पद है, तो ये जो प्रय है गत्य अर्थ में आता है, ये निश्चित अर्थ में आता है गत्य। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लिख लेता हूं आपके सामने। प्राचार्य शब्द है अपना, प्राचार्य शब्द आ रहा है, तो यहां पर क्या करना है, जब प्रय आ गया, प्रयधन आचार्य प्राचार्य दीर्घ संधि है। संधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूर्व के वीडियो देखिए, वहां पर पूरी संधि जो है आसानी से समझाई गई है। तो यहां पर देखिए प्राचार्य, तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रय उपसर्ग आ गया, सामासिक पद में अपने प्रय उपसर्ग है, फिर आचार्य शब्द है, संधि विच्छेद करते हैं, प्रयधन आचार्य होता है। तो अपने को करना क्या है, यहां पर जो प्रय है गत्यार्थ में आता है, तो यहां आपको लिखना है प्रगतः है, प्रगतः है और आचार्य, प्रगतः है आचार्य। जो दूसरा पद है उसकी कौन सी विभक्ति लिखनी है, दूसरे पद की द्वितीय पद की प्रथमा विभक्ति लिखनी है। द्वितीय पद की क्या लिखनी है, द्वितीय पद की प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति ये लिख लेनी है आपको, द्वितीय पद की प्रथमा विभक्ति लिख लेनी है। और प्रय जो आया हुआ है वो किस अर्थ में आता है, गत्य अर्थ में, उपसर्ग लगा दिया, प्रगत है आचार्य। इस प्रकार से अपना जो है ये प्रय अर्थ में आ गया। फिर दूसरा हम लेते हैं, इसी का उदाहरण प्राध्यापक है, प्राध्यापक है ले लेते हैं, प्राध्यापक है, प्राध्यापक है का क्या हो जाएगा, वही अपने को विग्रह करना, द्वितीय पद की प्रथमा विभक्ति लिखना, अध्यापक शब्द है, यहां लिख लिया हमने प्रगत है अध्यापक है, प्रगत है अध्यापक है। आ गया, प्रथम विभक्ति हमने लिख दी, आसान है। प्रय पितामह है, और उदाहरण देख लिया, प्रय पितामह अर्थात दादाजी, दादाजी के पिताजी, पितामह यानी दादाजी, प्रय पिताजी परदादाजी कहने का मतलब है। तो प्रगत है पितामह, ये तो हुआ अपना प्रय उपसर्ग आता है तब, प्रगत है पितामह। अब यदि दूसरा आता है अति, दूसरा जो उपसर्ग आता है अपना, दूसरा उपसर्ग आता है अति, अति जो उपसर्ग आता है वो आता है क्रांत अर्थ में। किस अर्थ में आता है, क्रांत अर्थ में, क्रांत अर्थ में आता है। अब इसका विग्रह करते हैं, तो हमने यहां क्या किया था, द्वितीय पद की प्रथम विभक्ति लिखी थी, यहां पर क्या है, द्वितीय पद की हम द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। तो विशेष याद रखने वाली बात है कि प्रय उपसर्ग आता है गत्य अर्थ में जब है तो वहां पर प्रथमा विभक्ति, और अति शब्द जब आता है तो वहां पर हम क्या लिख देते हैं, क्रांत अर्थ में। तो अब हम उदाहरण देखते हैं, अति मालह, उदाहरण क्या है, अति मालह, अति मालह ये शब्द है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आदि में आ चुका है। तो अति मालह है, तो अब क्रांत अर्थ में आ रहा है, किस अर्थ में आ रहा है, अति मालह, तो क्या करना है, अतिक्रांत है, अतिक्रांत है, और द्वितीय विभक्ति लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मालाम, अतिक्रांत है, अतिक्रांत है मालाम। अति किस अर्थ में आता है, क्रांत अर्थ में। अब हम और देख लेते हैं, अति मर्यादा है, अति मर्यादा है, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, अति मर्यादा है तो वही अतिक्रांत है, अतिक्रांत है और मर्यादाम, द्वितीय विभक्ति लिखनी है, अतिक्रांत है मर्यादाम। इस प्रकार से दो जो है उपसर्ग अपने हो गए, प्रय उपसर्ग है गत्य अर्थ में आता है, प्रथम विभक्ति लिखते हैं, अति उपसर्ग है क्रांत अर्थ में आता है, द्वितीय विभक्ति हम लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये जो है दो अर्थों में अपने हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, अव, किस अर्थ में आता है, अव, अव उपसर्ग है, कृष्ट अर्थ में आता है। कौन सा उपसर्ग है, अव। तीसरा है जो अव उपसर्ग है, किस अर्थ में आता है, कृष्ट अर्थ में। किस अर्थ में आता है, कृष्ट है। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये अव जो है कृष्ट अर्थ में आता है, वहां हमने अति जो था द्वितीय विभक्ति लिखी थी, या तृतीय विभक्ति लिख लेनी है। तो अव कोकिल है, अव
कोकिल है, ये शब्द आ रहा है औ कोकिल है। तो क्या करना है, अवकृष्ट है, अवकृष्ट है, अवकृष्ट है। कोकिल शब्द है, तृतीय विभक्ति लिखो, अवकृष्ट है कोकिलया, अवकृष्ट है कोकिलया, तृतीय विभक्ति आ गई। अब हम यदि दूसरा उदाहरण लें, अव मयूर है, अव मयूर है शब्द लिख लिया हमने, ये सामासिक पद है, अवकृष्ट अर्थ में आता है, तो क्या कर देंगे, अवकृष्ट है, अवकृष्ट है। अब तृतीय विभक्ति में मयूर शब्द पुल्लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, मयूरेण, अवकृष्ट है मयूरेण। इस प्रकार से ये अव उपसर्ग आ गया। फिर परि, परि उपसर्ग है, वो ग्लाने अर्थ में आता है। क्या अर्थ में आता है, ग्लाने। तो यहां पर विग्रह करते हैं तो किस प्रकार से होगा, देखिए, पर्याध्ययन है, उदाहरण है अपने पास, पर्याध्ययन है, पर्याध्ययन है, परिधन अध्ययन है, संधि है इसमें यण। तो यहां पर क्या करेंगे, परिग्लान है, क्या कर देंगे, ग्लाने अर्थ में आता है तो परिग्लान है। इसकी चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे तो अध्ययनाय है, अध्ययनाय, अध्ययनाय। अब यहां पर अपने अध्ययनाय हो गया। अब इसके बाद क्या है, ग्लान अर्थ में आ गया। अब दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि परिकाय है, परिकाय है, उदाहरण दूसरा लिख, परिकार्य है, परिकार्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिग्लान है, चतुर्थी विभक्ति में परिग्लान है, कार्याय, चतुर्थी विभक्ति में परिग्लान है, कार्याय। अब यदि हम पंचमी विभक्ति लेते हैं, उसके लिए क्या आएगा, निरुपसर्ग। कौन सा आएगा, ये 3 नंबर का, ये चतुर्थी का, ये पंचमी का। निरुपसर्ग आता है निर्गतः, निर्गतः अर्थ में। किस अर्थ में आता है, निर्गतः। अब जब ये निर्गतः या क्रांत कह सकते हैं, यहां पर हम क्रांत भी कह सकते हैं, निर्गतः भी कह सकते हैं, दोनों अर्थ में ये आता है। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं, देखिए, उदाहरण अपने पास पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी। यहां ये जब आता है निष्कौशाम्बी, तो यहां पर क्या है, देखिए, इसका 2 तरीके से हम विग्रह करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, निष्क्रांत है, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, निष्क्रांत है, ये आ गया, या निर्गत है, दोनों अर्थ में ये आता, निर्गत है। अब ये कौशाम्बी जो शब्द है, इसकी पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, कौशाम्ब्या, कौशाम्ब्या, क्या हो जाएगा, कौशाम्ब्या। निर्गत है, निष्क्रांत है, कौशाम्ब्या। और उदाहरण देख लेते हैं अपने, निश्चिंत है, निश्चिंत है। यहां देख लेते हैं, निष्क्रांत है, निष्क्रांत है, या निर्गत है, निर्गत है। फिर है चिंताया, स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, चिंताया। अब पंचमी विभक्ति में एक और देख लेते हैं, निरंगुलम, 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 निरंगुलम। तो वही निष्क्रांत या निर्गतम, निर्गतम अंगुलीभ्य, क्या आ जाएगा यहां पर, निर्गतम अंगुलीभ्य, अंगुलीभ्य। यहां पर ये पंचमी विभक्ति आ गई, निर्गतम अंगुलीभ्य। अब यदि हम उदाहरण देखते हैं, शूजने हैं, शूजने हैं, क्या हो जाएगा, शोभने जने हैं, दुर्जने हैं, दुष्टे जने। ये इस प्रकार से अपना जो है तत्पुरुष का ही भेद है, प्रादि तत्पुरुष, यानी उपसर्ग युक्त पहला पद होता है और विशेष अर्थों में ये आता है। तो इससे ये है कि केवल उपसर्ग आने से अविभाव समास नहीं होता है, क्योंकि संख्या आने से भी द्विगु समास नहीं है, और उपसर्ग आने से वहाँ
अविभाव समास नहीं होकर के वहाँ प्रादि तत्पुरुष होता है। तो निश्चित रूप से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और